नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480530969606089786445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। और आज की हमारी डेट है 8 फरवरी। 8 फरवरी के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की हम लोग सबसे पहले लिस्ट देख लेते हैं। सबसे पहले है यहाँ पर सीनियर सिटीजन्स के लिए जो एक सेविंग स्कीम आई है। दूसरा है लॉ कमीशन के ऊपर। रूरल टूरिज्म, गांव के इलाकों में जो पर्यटन है। भारत के सेविंग रेट्स, पीएम कुसुम एक स्कीम और बजट के साथ जुड़े हुए ग्रीन इनिशिएटिव्स। सबसे पहला टॉपिक है हमारा, अभी बजट में क्या हुआ है कि सीनियर सिटीजन से जुड़ी हुई एक सेविंग स्कीम जो है ना, उसको लॉन्च किया गया है। अभी 2023-24 का जो बजट आया है उसमें जो हमारी मैक्सिमम डिपॉजिट स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की, उसको 15 लाख से 30 लाख बढ़ा दिया गया है। अगस्त जो है 2004 को यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के थ्रू जो है, जो हमारे सीनियर सिटीजन होते हैं, वरिष्ठ नागरिक, उनके लिए एक बचत योजना स्टार्ट की गई थी। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? इसका मेन ऑब्जेक्टिव था कि ताकि जितने भी सीनियर सिटीजन है जिनकी 60 से ऊपर की एज हो जाती है, उनको एक रेगुलर इनकम मिलनी चाहिए। एक तरीके से रिटायरमेंट जो होती है ना, उस समय जो एक इनकम, एक जनरेशन माध्यम जो है वो हो सकता है इसमें। तो ये यहाँ पर किया गया सीनियर सिटीजन के लिए। जो भी ऐसे एज पर्सन हैं जो कि यहाँ पर 60 साल से ऊपर है, उनको यहाँ पर ये इनकम रिसीव होगी। और जो भी इस ब्रैकेट में आते हैं, जिन्होंने यहाँ पर सुपर एनुशन, अधिवृष्टा, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना है, उसको यहाँ पर स्टार्ट किया। प्लस जो रिटायर्ड डिफेंस के जो लोग हैं, डिफेंस में भी जो कार्यरत थे, उनको भी ये चीज यहाँ पे मिलेगी। और इसकी जो परिपक्वता है वो अधिक से अधिक 5 वर्ष की है, लेकिन कोई भी जो है यहाँ पर उसको 3 साल से आगे के लिए भी उसको बढ़ा सकता है। तो ये एक स्कीम यहाँ पे स्टार्ट की गई है। इसके लिए जो पहले एक मैक्सिमम डिपॉजिट जो रिटायरमेंट पे था वो 15 लाख था, अब उसको यहाँ पर 30 लाख जो अभी का बजट आया है उसके लिए इंक्रीज कर दिया गया है। प्लस इसके अंदर जो डिपॉजिट्स होंगे वो टैक्स के लिए इनकम टैक्स एक्ट 80C के अंदर डिडक्ट भी उसमें से किया जाएगा। और इस पे जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा वो अकाउंट होल्डर्स को, जो खाता धारक है, उनको क्वार्टरली, त्रैमासिक रूप से उनको ये प्रोवाइड भी किया जाएगा। तो ये एक स्कीम है अलग से जिसको आप याद रख सकते हैं। आप किसी भी अकाउंट में, अगर आपका ऐसा जो है, आपका पोस्ट ऑफिस या किसी बैंक में आपका अकाउंट है, तो उस रिस्पेक्ट में ये चीज अवेलेबल करवाई जा सकती है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्कीम है जो अभी न्यूज में है। इसका ऑब्जेक्टिव वगैरह आप लोग समझ सकते हैं, लिख सकते हैं इसके बारे में पूरा। इससे क्वेश्चन भी बन सकता है एग्जाम में। सीधा क्वेश्चन आएगा कि ये जो स्कीम है, इसने यहाँ पर कितना अमाउंट इंक्रीज कर दिया है। ठीक है ना? क्वेश्चन आ सकता है ना इसमें कि स्कीम ने जो जो अमाउंट अपना इंक्रीज किया है वो कितना परसेंट किया है या कितने से कितना कर दिया है। अमाउंट हमसे पूछा जा सकता है, तो ये अमाउंट हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो प्लीज इसको अपना नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। ये इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। इस बार चांसेस है कि इस टाइप का क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि कितना इसको इंक्रीज किया गया है। ठीक है? सेकेंड आर्टिकल है हमारा लॉ कमीशन के ऊपर। लॉ कमीशन क्या है? अभी आप जानते हैं कि एक अलग से कमीशन बनाई गई है भारत के अंदर, जो 3 साल के लिए बनाई जाती है। लॉ कमीशन जो है, तो विधि आयोग कहते हैं इसको। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसके अंदर जो यहाँ पर अभी जितने भी मामले हैं धर्मांतरण से जुड़े हुए, धर्म परिवर्तन से जुड़े हुए, कन्वर्जन के मामले हैं, उनको लॉ कमीशन को देने से, उनको वहां की मतलब उनको केसेस को रेफर कर दे, उससे मना कर दिया है। अभी एक्चुअली में लॉ कमीशन होती क्या? लॉ कमीशन क्या होती है कि ऐसे जो भी अभी तक हमारे भारत में लॉस चल रहे हैं, उनको यहाँ पर रिसर्च करती है, उनका रिव्यू टाइम टू टाइम करती रहती है, और उसके अंदर क्या नए चेंजेस कर सकते हैं उसके बारे में भी बताती है, ताकि जो जस्टिस है वो जल्दी से जल्दी दिया जा सके और सही दिया जा सके, केसेस को फटाफट से भुगतान किया जा सके। और हर चीज में जो है ना, एक तरीके से रिसर्च करनी बहुत जरूरी है। विद टाइम हर चीज चेंज होती है।
तो ये भी जरूरी है कि आप इसको चेंज करें। तो यही है वो इसके अंदर, इसको हर 3 साल बाद इसमें नए नए लोग आते हैं जो हमारे यूनियन कैबिनेट होते हैं, वो यहाँ पर बनाती है इसको। अभी 22वीं नंबर की चल रही है ऑलरेडी, यहाँ पर इसको भी याद रखना, 22वीं नंबर की ऑलरेडी इट इज गोइंग ऑन। तो इसको सबसे पहली बार क्वेश्चन बन सकता है कब बनाई गई थी, 1955 में। ये एक तरीके से स्टैट्यूटरी वैधानिक बॉडी है जो कि पार्लियामेंट ने एक एक्ट द्वारा क्रिएट की थी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो जाती, संवैधानिक बॉडी हो जाती, जबकि ऐसा कुछ नहीं है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पर जो है वो नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है ना। ये स्टैट्यूटरी भी नहीं है, गैर संवैधानिक निकाय है, सामंथिक निकाय है, क्योंकि इसको किसने क्रिएट करा है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, हमारे एक कार्यकारी आदेश द्वारा इसको बना दिया गया है। और जितनी भी रिपोर्ट्स है लॉ कमीशन की, वो सब कहाँ भेजी जाती हैं, वो सब भेजी जाती है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, जो विधि और न्याय मंत्रालय है, वहां भेजी जाती है। और फिर वो आगे उस पर पूरा अपना विचार विमर्श करते हैं, पूरा चेक वगैरह करते हैं, और फिर अपनी रिपोर्ट को कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं, पार्लियामेंट। इस तरीके से ये पूरा यहाँ पे किया जाता है, जिसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपको समझ में आ ही गए हैं। कुछ इस तरीके से ये अपना काम करती है, लॉस को आइडेंटिफाई करना। भाई जो आज के टाइम पे ऐसे लॉ जिनकी जरूरत नहीं है, जो ज्यादा जरूरत के लॉस बचे नहीं है, उन लॉस को आइडेंटिफाई करना कि भाई इसमें क्या होना चाहिए, क्या है। तो जो हमें जरूरत नहीं है उनको आइडेंटिफाई करना, उनको हटा देना यहाँ से। और फिर उसके बाद जो भी डीपीएसपी हमारे चल रहे हैं उसमें हम क्या और चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि चेंजेस की रिक्वायरमेंट तो देखो हमेशा होती ही होती है। तो उसमें हम क्या ऐसे चेंजेस कर सकते हैं, वो भी यहाँ पे ये बताती है कि हम उसमें क्या ऐसे पॉइंट्स पे चेंजेस लेके आ सकते हैं। तो वो चेंजेस की इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करके देती है हमें कि क्या क्या चेंजेस हमारे पास होने चाहिए। और उसी के साथ साथ उसमें हम क्या और नई चीजें ऐड कर सकते हैं, वो जो एडिंग के कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो भी ये इसकी जिम्मेदारी है, पूरा एडिंग की चीजों को भी बताना। ठीक है भाई। और उनमें अगर हम कुछ भी और सही कर सकते हैं, जो उसमें और ऐसी चीजें जहां पर आपको लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही, वो भी यहाँ पर ये पूरा बताती है। उसके अंदर कुछ भी ऐसी असमानता है उनको और इजी बनाने का कॉन्सेप्ट भी यही लेके आती है कि उसको और इजी कर दिया जाए। और इससे जुड़े हुए कुछ रिकमेंडेशन थे, जैसे कि अभी अभी की बात करूँ तो लॉ कमीशन जो है वो ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट है, ना तो परमानेंट है ना स्टैट्यूटरी है। बात की गई थी कि भाई इसको परमानेंट बॉडी में ना तो एक पार्लियामेंट एक एक्ट पास कर देगी, पर ऐसा हुआ नहीं है। और कई बार इसको बोला गया, 2010 में भी यहाँ पर कैबिनेट ने बोला था, लेकिन ये आइडिया जो है इस पे विचार कभी किया ही नहीं गया है। तो अभी तो ये आइडिया पूरी तरीके से नल एंड वॉइड ही चल रहा है, इस पे कुछ विचार खास अभी किया नहीं गया है। तो कोशिश तो है इसके ऊपर कि इसको और ज्यादा इसकी फंक्शनिंग को बेटर करने के लिए हम एक स्टेप ले सकते हैं, पर वही मैं बता रही हूँ आपको कि अभी तक ऐसा कोई स्टेप लिया गया नहीं है। समझ रहे हो। तो इस तरीके से एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर जो आपको याद में रखना है, इससे क्वेश्चन बनते ही बनते हैं लॉ कमीशन पे। मैं ये नहीं कह रही कि सीधे क्वेश्चन आते, कई बार लॉ कमीशन वर्ड लिखेंगे और सीधा पूछेंगे कि भाई इसके बारे में इस इंफॉर्मेशन लिखिए, इसको पढ़िए और इसके आंसर्स बताइए, आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए। ऐसे सवाल आते हैं इसके ऊपर। समझ गए सब लोग। तो लॉ कमीशन पे आपके कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थर्ड आर्टिकल है हमारा रूरल टूरिज्म इन इंडिया। रूरल टूरिज्म का यहाँ पर क्या मतलब है कि भारत के अंदर जो गांव है वहां पर किस तरीके का पर्यटन होता है। अभी क्या होता है कि G20 की जो मीटिंग चली रही है, आपको पता है कि G20 की प्रेसिडेंसी भारत होस्ट कर रहा है। यहाँ पर इंडिया क्या दिखाने वाला है कि जो हमारे गांव और हमारे जो आर्कियोलॉजिकल जो हमारे पुराने पुराने पर्यटन है वहां पे हमने कैसे इंप्रूव करा है। हम लोग यहाँ पे ग्रामीण इलाकों की जो एक विशेष प्रकार की उनकी कला है उसको दिखाएंगे, कि वहां पर वो लोग कैसे रहते हैं, उनकी कला क्या है, उनको कौन सी संस्कृति और विरासत को जो है वो करते हैं, और कैसे टूरिज्म वहां के लोकल पीपल और वहां के टूरिस्ट वो कैसे इंटरेक्ट करते हैं और कम्युनिटी को फायदा पहुंचता है, टूरिज्म कैसे बढ़ता है, वो सब। क्योंकि आप भी जानते हो, देखो यार शहरों में तो कल्चर उतना रहा नहीं है। शहरों की मैं बात करूं तो उतना कल्चर आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन गांव में जाओ तो ऐसा कल्चर है ना, मतलब बहुत मजा आ जाता है देख करके। वहाँ एक्चुअल कल्चर है, मानते हो ना इस बात को सब लोग। वहाँ की जो संस्कृति है, वहाँ का जो गाने होते हैं, वहाँ का जो डांस होता है, वहाँ पे जो जो वो चीजें परफॉर्म करते हैं, कितना बढ़िया होता है वो। वहां पर कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। एग्रीकल्चर कैसे होती है वहां पर, कितनी साफ हवा है वहां पे, कितने
पेड़ पौधे और हर चीजें कितनी बेटर हो सकती हैं, वो सारी चीजें इसमें लिखी हुई कि कैसे आप उसमें और बेटर कर सकते हो। भारत वहां पर किस तरीके से कोस्टल एरिया में, भारत के गांव में, जो वहां पर डेजर्ट्स बने हुए हैं राजस्थान के कुछ इलाकों में, वहां पर फॉरेस्ट हैं, वहां पर ट्राइबल पीपल कैसे रहते हैं, ये सब चीजें शोकेस वहां पे की जाएंगी। उनका कल्चर वहां पे दिखाने की सरकार द्वारा कोशिश की जाएगी, जो एक बहुत अच्छी पहल है। उससे क्या होगा ना कि बहुत नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, जैसे रोजगार नया नया आएगा, जो वहां के लोकल पीपल हैं रहने वाले, उन तक रोजगार यहाँ पे पहुंचेगा। मानते हो ना इस चीज को? वहां पे जो लोकल पीपल रहते हैं वहां तक रोजगार आएगा, उनको नेचुरल और रूरल एरिया है वहां पे शांति मिलेगी, है ना, उनका नॉलेज सिस्टम बढ़ेगा, उनका टूरिज्म बढ़ेगा, तो वहां पे भी रोजगार बढ़ेगा, लोग वहां पे खुद भी वॉलंटियर बन करके आएंगे आगे। प्लस जो जो कल्चर को हम आज तक जान नहीं पाए, अनटैप्ड कहते हैं उसको, वो अनटैप्ड एरिया को आप टैप कर पाओ। ठीक है, और लोग फिर एक जैसे होता है ना कि पलायन करते हैं, एक जो रूरल एरिया से जो है अर्बन एरियाज में पलायन जो करते हैं, ये पलायन का सिस्टम भी बहुत रिड्यूस हो जाएगा। मानते हो ना इस चीज को? तो ये सब चीजें हैं। बाकी कंसर्न्स क्या है आज के टाइम पे, थोड़ा सा इसको अभी तक उतना प्रायोरिटाइज नहीं किया गया। ज्यादातर क्या कोशिश की जा रही है, शहरों को डेवलप करो और ज्यादा डेवलप करो, तो थोड़ा सा जरूरत है कि वहां पर भी और बढ़ाया जाए। वहां पे उतना पैसा भी नहीं देती है सरकार, वो भी बढ़ाई जाए वहां पर। और आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो होती है, वो थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। पंचायत का जो सिस्टम है उसको और सही करने की जरूरत है, और सही गाइडेंस से, सही इंफ्रास्ट्रक्चर से ये डेवलप की जा सकती है। कोशिश सरकार की भी यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा चीजों को वहां पर डेवलप कर सकने के काबिल बन जाए। अग्री कर रहे हैं सब लोग इस बात से? सब लोग समझते भी हैं इस कॉन्सेप्ट को? तो सरकार की द्वारा भी इसी टाइप की जो कोशिशें हैं वो लगी हुई हैं कि हम किस तरीके से इन चीजों को बढ़ा सकते हैं। तो गवर्नमेंट की भी जो पूरा कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट का भी जो पूरा यहाँ पर आप कह लीजिए पूरा कॉन्सेप्ट है, वो इसी पर डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से इसमें नई नई चीजें और ऐड कर सकते हैं। समझ रहे हैं सब लोग? तो ये है पूरा आज का ये कॉन्सेप्ट। इसमें हाँ, अब मैं एक पॉइंट यहाँ पे आपको बोलना चाहूंगी कि हमें ऐसी पॉलिसीज चाहिए जो उस स्टेट के लिए स्पेसिफिक हो, क्योंकि देखो हर जगह पे टूरिज्म अलग अलग है ना। कर्नाटका में अलग तरीके से काम करता है, पुणे में अलग तरीके से काम करेगा, तो कर्नाटका के अनेगुंडी वहां पे अलग तरीके से है, पुणे में मालेगांव अलग तरीके से काम करेगा। तो हर हमें स्टेट स्पेसिफिक चीजों को लेके आना जरूरी है। आई पर्सनली बिलीव कि ये कॉन्सेप्ट स्टेट स्पेसिफिक होना जरूरी है। स्टेट से जुड़ी हुई चीजें होंगी ना कि उस स्टेट में क्या रिक्वायरमेंट है, इट विल क्रिएट अ बेटर इम्पैक्ट। यू ऑल अग्री विद दिस? उसका इम्पैक्ट तभी अच्छा हो पाएगा, ठीक है ना, अगर स्टेट स्पेसिफिक चीजें यहाँ पर इंक्रीज की जाती हैं। तो स्टेट से जुड़ी हुई कॉन्सेप्ट को लेकर के आ जाएगा, तो बेटर इम्पैक्ट भी बनेगा, और जो हम चीज अचीव करना चाहते हैं वो अचीव हो पाएंगे। सो दिस इज द होल थिंग यहाँ पर। सो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए पूरा इसमें, जो मैं यहाँ पर आपको पूरा समझाना चाह रही हूँ। ठीक है भाई, इसको आप पूरा रीड भी कर सकते हो, आपके सामने पूरा का पूरा लिखा हुआ है यहाँ पर हर एक चीज के बारे में। यू कैन रीड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, पूरा का पूरा समझ सकते हो, इसमें रीड कर सकते हो, क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सेविंग रेट्स भारत के अंदर। भारत के अंदर अगर मैं सेविंग रेट्स की बात करूं, अभी रेवेन्यू सेक्रेटरी ने यहाँ पर बताया है कि देश भर की जो कर बचत योजनाओं में केवल 4 लाख करोड़ रुपए की ही बचत हो सकती है। जैसे कि आप अभी जानते हैं कि यहाँ पर सरकार ने जो है आपको यहाँ पर बजट में काफी सारा जो है छूट प्रस्तुत करने की भी बात करी है। तो इसी के ऊपर बात करी है यहाँ पर उन्होंने। सेविंग स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूं, जो आरबीआई के अकॉर्डिंग अगर मैं कहूँ बात, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक सर्वे जो है, इन्होंने यहाँ पर अपना डेटा दिया है मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के, पूरा डेटा मैं यहाँ पर बता रही हूँ। इन्होंने बोला है कि बचत, अगर मैं बात करूं, बचत जो होती है हमारी, अगर हम जीडीपी के साथ बात करें, तो 27 से 30% है, जो कि बहुत कम है। अगर हमें आगे लंबे समय के लिए दीर्घकालिक टिकाऊ और उच्च विकास करना है, तो हमें बचत की जो है हमारी 35% होनी चाहिए। इससे क्या होगा कि इसमें क्या होगा, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स, इन सब चीजों में आपको काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लीजिए सरकार यहाँ पे काफी बचत करती है, तो क्या होगा कि एक बैंक की जो आपकी सावधि जमा होता है, जिसे हम फिक्स डिपॉजिट कहते हैं, वो वहां पे बना रहेगा।
भारत में जो वित्तीय प्रणाली है, फाइनेंशियल सिस्टम है, वो अच्छे से बनेगा। फाइनेंशियल प्रूडेंस जो है हाउस होल्ड में वो इंक्रीज होगी। बजट की जो रिक्वायरमेंट है कि जो हम पूरा यहाँ पर व्यय करते हैं वो यहाँ पे कंट्रोल में आएगा। तो देर आर सो मेनी थिंग्स जिससे इम्प्रूवमेंट हो सकती है। लेकिन भारत के अंदर आप भी जानते हैं इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत पुअर है, बहुत ही पुअर है। मैं ये नहीं कह रही कि भारत में बजट और इन्वेस्टमेंट जैसी चीजें एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट करती है सरकार में, पर पुअर तरीके से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खराब वित्तीय साक्षरता है। लोग यहाँ पर बचत साधनों पे अनावश्यक रूप में नियंत्रण करते हैं, उतने ज्यादा कंपटीशन है नहीं भारत, है ना। और हाई इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है, तो लोगों को यहाँ पर और ज्यादा दिक्कत होती है। सो बेसिकली क्या है कि फाइनेंशियल मार्केट उतनी डेवलप भारत के अंदर है नहीं यहाँ पर, जो क्रिएट कर सके, जो अच्छी खासी लेवल ऑफ इनकम यहाँ पे करते हैं। उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट हो सकते हैं वो सरकार ने यहाँ पर अभी तय नहीं कर पाए हैं पूरी तरीके से, समझ रहे हो। तो ये अभी कॉन्सेप्ट अगर होते हैं तैयार तो सरकार यहाँ पे इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकती है। लेकिन वही है कि अभी उतना ज्यादा इसके अंदर कोशिश ही नहीं करी गई है। जब तक कोशिश नहीं होगी तो सब कुछ बेटर कैसे होगा, कोशिश ही नहीं की गई है अभी तक। तो ये अभी कॉन्सेप्ट यहाँ पे चल रहा है जो कि आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं बात करूँ, सेविंग्स भी बहुत अलग अलग तरीके की होती हैं। एक हाउस होल्ड होती है, एक प्राइवेट सेक्टर की होती है और एक पब्लिक सेक्टर की होती है। अलग अलग टाइप की सेविंग्स होती है। हाउस होल्ड में काफी सारे नई नई चीजें आती है, जैसे कि आपके पास कितनी करेंसी है, आप कितना शेयर्स में आपने लगा रखा है, गवर्नमेंट की सिक्योरिटी, आपने एलआईसी और प्रोविडेंट फंड वगैरह में कितना अमाउंट दे रखा है। तो अलग अलग टाइप की सेविंग्स होती है। आप इस पूरी पिक्चर का यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो समझने के लिए। नेक्स्ट है हमारा पीएम कुसुम। पीएम कुसुम स्कीम क्या है, पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद करो। सब लोगों ने याद करनी है पीएम स्कीम, कुसुम स्कीम की फुल फॉर्म, जिसका मतलब है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। किसान सुरक्षा, किसान सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, जिसके अंदर क्या इन्वॉल्व किए जाएंगे, सोलर प्लांट्स लगाए जाएंगे। आप भी जानते हैं सरकार यहाँ पर जो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी है, नवीकरणीय क्षमता के जो यहाँ पर सारी चीजें हैं, उनको लाने की कोशिश कर रही है। और इस स्कीम का टाइम पीरियड अभी 2026 तक बढ़ा दिया गया है। और सरकार यहाँ पे क्या कह रही है कि हम कितना पैसा देने को तैयार है, 34,000 करोड़ अराउंड देने को तैयार है। और यहाँ पर 25,000 मेगावाट और ज्यादा इसमें ऐड किए जाएंगे, क्योंकि भारत एक सौर प्रधान देश है, सोलर एनर्जी में बहुत फंडिंग करता है। हम ही ने आईएसए का कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, राइट। इंटरनेशनल सोलर अलायंस, जिसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, गुरुग्राम, हरियाणा में। कब आया था कॉन्सेप्ट, 2015। तो अभी सरकार ने 2026 तक इसकी बना दी है। बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या है कि जितने भी फार्मर्स हैं उनके जितना भी यहाँ पे खेती होती है उसमें सोलर पावर्स का प्लांट का सिस्टम लगाया जाए। और उसको लगाने के लिए सरकार सपोर्ट देगी, लोन देगी, सब्सिडी देगी, टैक्स में यहाँ पर फायदा देगी उसको, जो क्योंकि आपको पता है कि बहुत महंगा सिस्टम पड़ता है, तो उसका डिजाइन, उसका इंस्टॉलेशन, उसकी मेंटेनेंस, ये सब सरकार द्वारा यहाँ पर प्रोवाइड किया जाना चाहिए, ताकि सरकार जो है फार्मर्स को नई नई टेक्नोलॉजीज को यहाँ पर अपनाने में मदद करे, उनको नई नई क्षमताएं देने में यहाँ पर मदद करी जा सके। ये सारा कॉन्सेप्ट किसका यहाँ पे रखा गया, सरकार ने इस पीएम कुसुम स्कीम, तो याद रख लीजिएगा कुसुम, एस वर्ड आ रहा है इसके अंदर। एस का यहाँ पर क्या मतलब है, कुसुम के अंदर, यहाँ पे कुसुम में एस का मतलब है सोलर। याद हो जाएगा ना सबको। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे यहाँ से क्रॉस भी होता है। कितनी स्टेट से क्रॉस होता है भारत में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, 8 स्टेट से क्रॉस होता है। इसका सीक्वेंस हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स वगैरह में। प्रीलिम्स में तो खैर नहीं आते अब ये क्वेश्चन, यूपीपीसीएस वगैरह जैसे जो होता है उसमें पूछे जा सकते हैं। और इससे क्या होगा, अगर ये सब चीजें होंगी तो एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट होगी, अपने खुद के सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा सकते हैं, पूरा ग्रिड की कनेक्टिविटी मिल सकती है ताकि इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जा सके। बेसिकली पूरा कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं तो पीएम कुसुम योजना स्कीम जो है वो विकेंद्रीकरण के ऊपर फोकस है, कि खुद से अपने सारी चीजें करो, कोई दिक्कत नहीं है, और अपनी आय में वृद्धि करो, नए नए तरीके से उसकी स्थापना करके संचालन करो, अपनी आय में वृद्धि करो, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी को यहाँ पर अपनाओ स्वच्छ तरीके से। ये एक सबके लिए ओपन है, किसी के लिए कुछ नहीं है। जो यहाँ पर अपना 25 सालों से काम करता आ रहा है वो सबके लिए ये स्कीम ओपन की गई है। सोलर पावर प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लगाओ, और एक हाइट दी जाएगी, एक न्यूनतम ऊंचाई से ऊपर आप पूरा सोलर पैनलों को स्थापित कर सकते हो। ठीक है, जो ऐसी
चीजों को यहाँ पर चूज किया गया है। ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे लिए जो हमसे पूछा जा सकता है। तो सोलर पावर प्लांट जो है हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, करीब करीब 17.5 लाख फार्मर्स को इससे फायदा होगा आगे आने वाले 4 सालों में। प्लस जो पॉल्यूशन क्रिएट होता है बाकी चीजों से, जो केमिकल्स होते हैं जो एयर के अंदर यहाँ पर क्रिएट होता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में दिक्कत आती है, ये सब सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी। राइट, डीजल पंप चलते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट होता है, हमारी हवा भी खराब होती है, दूषित होती है, प्लस बाकी चीजों में भी दूषित होती है। तो ये सब चीजें अपने आप यहाँ पर अपने आप चीजें रिड्यूस होनी शुरू हो जाएंगी। समझिए बात को, ये सारी चीजें अपने आप धीरे धीरे रिडक्शन में चलती जाएंगी जब ये सारे कॉन्सेप्ट्स को फॉलो अप किया जाएगा। तो यही सरकार की पूरी पूरी कोशिश है कि इन सबको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाए। लेकिन वही है कि बहुत से फार्मर्स को यहाँ पर स्कीम के बारे में पता नहीं है, और जिन फार्मर्स को पता है वो उतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं ड्यू टू सम ऑफ द रीजन। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि हर एक को इसके बारे में पता होना जरूरी है ना। तो ये पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अभी तक तो ये चीजों के बारे में उतना नॉलेज नहीं है, तो एक चैलेंज भी काफी बड़ा हो जाता है अगर ये चीजें सेटअप करनी है, कैसे करनी है। टेक्निकल इश्यूज बहुत है क्योंकि नया नया कॉन्सेप्ट है, तो हर व्यक्ति को इसके बारे में जानना थोड़ा सा रहता है। तो यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट है, कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से रहेगा, तो थोड़ा सा इस चीज के ऊपर फोकस अभी सरकार की तरफ से भी होना चाहिए। लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी जरूरी है ना। मानते हो ना इस चीज को, आप में से भी बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो पढ़ रहे हैं इस चीज को, जानते हैं, पर उतना ज्यादा नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है इसके बारे में। तो वही इन्फॉर्मेशन ज्यादा, इसमें थोड़ी सी सरकार को कोशिश करनी है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट करी जाए। सोलर प्लांट्स को थोड़ा सा लगाने के लिए स्किल्स चाहिए, वो बता दी जाए यहाँ पर। और जो भी पैसों की अगर बात आएगी तो बैंक और जितने भी इंस्टीट्यूशन है वहां पर थोड़ा सा सरकार की भी जरूरत है कि लोगों को यहाँ पर बताए। तो और डिले ना हो इन कामों में, इम्प्लीमेंटेशन करने में इसको जो डिले होता है ब्यूरोक्रेसी की वजह से, उसको थोड़ा सा कम करें। और इसकी जो कॉस्ट इतनी हाई होती है उसको भी रिड्यूस करने की कोशिश की जाए। और आगे चल के इसकी मेंटेनेंस और रिपेयर के ऊपर भी नई नई बातें सबको, फार्मर्स को समझाने की जरूरत है। ये है आपका पूरा पीएम कुसुम स्कीम। फिर अभी आप जानते हैं कि आज के टाइम पीरियड में जो बजट हमारा आया है 1 फरवरी को, वो पूरा मेन फोकस किसके ऊपर करता है? बजट का सबसे बड़ा मेन फोकस किसके ऊपर है? सबसे ज्यादा बजट का फोकस है जो हमारा नेट जीरो कार्बन एमिशन पंचामृत प्रॉमिस है, 2070 तक हमें रिड्यूस कर देना है। जो हमारी कमिटमेंट है कि हम 2070 तक भारत को जीरो, हम नेगेटिव नहीं ले जा रहे, अभी तो जीरो करेंगे। तो जो जीरो का कॉन्सेप्ट है ना, वो हम यहाँ पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जीरो के कॉन्सेप्ट के लिए ये है चीज कि हम क्या करेंगे, हमारा जितना भी कार्बन एमिशंस होते हैं, जो हमारी कार्बन उत्सर्जन होता है, उसको हम जीरो कर देंगे। ठीक है, 2070 तक का टारगेट रखा गया है। ठीक है ना। तो कंट्री के जितना भी यहाँ पर ग्रीन हाउसेस गैसेस है उसको हम हटाना शुरू करेंगे एटमॉस्फेयर से, और पूरा कंपनसेट कर चुके होंगे सबको, यहाँ पर प्रॉपर क्लीन एनवायरनमेंट मिलने वाला है। और काफी सारी कंट्रीज ने यहाँ पर 2050 तक का वादा किया। इंडिया ने यहाँ पर COP26 ग्लासगो यूके में सबमिट हुआ था स्कॉटलैंड के अंदर, वहां पे हम 2070 का वादा करेंगे। इसलिए हमने अपना बजट भी यहाँ पर ग्रीन की तरीके से बनाया। हमने सारी अपनी टारगेट्स को क्या रखा है, ग्रीन तरीके से, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भारत के अंदर जो है वो हम लोग चाइना को भी पॉपुलेशन में ओवरटेक कर रहे हैं। तो हमें क्या है कि हमारी एनर्जी नीड्स बढ़ती जा रही, पॉपुलेशन ज्यादा, एनर्जी नीड्स बढ़ती जा रही, तो हमें ग्रीन ऑल्टरनेटिव पे बढ़ना है। उसी के लिए पीएम कुसुम स्कीम थी, अभी जो बताई थी ना पीएम कुसुम स्कीम, ये भी तो ग्रीन ऑब्जेक्टिव को प्रमोट कर रही है। मानते हो ना। अब हमारे इंडिया में फेम स्कीम आई थी, फेम स्कीम के तहत यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आए। क्या भाई, इलेक्ट्रिसिटी में आपने सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज करना है, आपने लिथियम आयन बैटरी को इस्तेमाल करना है। भारत में उतनी ज्यादा नहीं बनती है, सेमीकंडक्टर्स वगैरह की इंडस्ट्री भारत में ग्रो नहीं कर रहा है, लेकिन आगे ग्रो करेगा, आगे आने वाले समय में ग्रो करेगा। तो उसी के लिए रिस्पेक्ट में यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को, यहाँ पर हमें लिथियम आयन बैटरीज को कैसे प्रोड्यूस करना है, किस तरीके से लिथियम आयन बैटरी इंप्रूव होगी। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर जो है वो क्या किए जाएंगे, इसमें इंक्लूड करवाए जाएंगे इन सबको। ठीक है भाई। तो ये आपका यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो गया, जिसके लिए एक स्कीम है, कौन सी, फेम। फेम स्कीम की फुल फॉर्म क्या है यहाँ पर, फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, 2015 में लॉन्च की गई थी। जिसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जो है वो उनको प्रमोट करना है, सिर्फ इलेक्ट्रिक। अभी रिसेंटली ये भी बोला यूपी की सरकार ने कि जो वाराणसी का पूरा एरिया है काशी का,
वहां पर 2041 तक पूरा इलेक्ट्रिक व्हीकल का शुरू बना देंगे, वहां पर कुछ भी और नहीं मिलेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का ही यूज वहां पे किया जाएगा। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। बैटरी के स्टोरेज के लिए भी यहाँ पर बात की गई है कि भाई हम ऐसे जो है एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे, 8,300 करोड़ यहाँ पर हम अलग से ही रखेंगे, जिसके अंदर हम लोग नई नई जो है बैटरी को या फिर ट्रांसमिशन सिस्टम को बनाने के लिए अलग से पैसा यहाँ पर बचा के रखने वाले हैं। तो बेसिकली आज के टाइम पे हम बात करें तो काफी स्कीम्स आई हैं, जैसे कि ग्रीन ग्रेडेड स्कीम, पीएम प्रणाम स्कीम। पीएम प्रणाम स्कीम क्या है? ये फर्टिलाइजर्स, उर्वरक जो होते हैं उनके प्रमोशन के लिए। गोवर्धन स्कीम है। मिष्टी स्कीम है, ये मैंग्रोव्स की प्रोटेक्शन के लिए, ये भी ग्रीन के लिए है। अमृत धरोहर, ये वेटलैंड्स के प्रोटेक्शन के लिए है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट इसमें क्या है? क्लाइमेट की तरफ है। तो आप कह सकते हो इस बार का जो बजट है वो सिर्फ बजट नहीं, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रीन बजट एज वेल, जो कि ग्रीन हरित चीजों को प्रमोट कर रहा है। सारे कॉन्सेप्ट बेसिक किस पे फोकस्ड है? जो हमारे हरित चीजें होती है कि हम किस तरीके से उसके अंदर हरियाली वाली चीजों की बात कर सकते हैं, कैसे उसको हम और ज्यादा ग्रीन कर सकते हैं, उसी को हम, ये वाले बजट को हम इस चीज में क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लियर हुआ बात सबको यहाँ तक? चलिए, आज के हमारे क्वेश्चन में है एक स्टेटमेंट है, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। ये एक ऐसा तरीका है जिसके तहत जो है कंपनी जो होती है, जो पहले से स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध है, जनता से जो है वो धन जुटा सकती है। कोई भी कंपनी अगर पहली बार जनता से धन जुटाती है और फिर आगे इसको लिस्ट में आ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहा जाता है। तो ये आईपीओ सुना होगा, आईपीओ, ये सब उसको कहते हैं आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। तो इसे कहते हैं पब्लिक ऑफरिंग का सिस्टम। ये दोनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट लिखी हुई है। नेक्स्ट अभी काफी ज्यादा न्यूज में चल रहा है पोर्ट ऑफ हाइफा। ये पोर्ट ऑफ हाइफा अभी क्यों न्यूज में है? ऐसा क्या है इस पोर्ट ऑफ हाइफा में जो अभी ये न्यूज में चल रहा है? एक्चुअली में अभी क्या हुआ है कि एक हाइफा, बेसिकली मैं बता देती हूँ, ये इसराइल में एक जगह है। इसराइल के काफी बड़े पोर्ट में से एक यहाँ पर पोर्ट है। अगर मैं इसराइल की बात करूं तो ये 3 पोर्ट है इसराइल में सबसे बड़े। एक हाइफा है, एक है इलायत, और एक है अशदोद। ठीक है, ये 3 पोर्ट्स जिसमें से एक काफी इंपॉर्टेंट है। तो अभी जो यहाँ पर ये जो पोर्ट है, ये अडानी पोर्ट्स एंड एसईजेड लोकल केमिकल्स ने एक्वायर कर लिया है। ठीक है, जुलाई 2022 में ये वाला जो पोर्ट है हाइफा का, ये यहाँ पर इंडिया ने, वैसे ये है इसराइल का, यहाँ पर इंडिया की जो है यहाँ पर इसको खरीद लिया है हाइफा पोर्ट को। तो ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, अडानी ग्रुप ने इसको जो है इसराइल से 1.2 बिलियन डॉलर्स में इसको एक्वायर कर लिया, जो कि इसराइल मेडिटेरेनियन सी के पास है, सुइस कैनाल के पास है। 1933 में अरब्स ने इसको बनवाया था, बाकी इसको फिर से इजरायली गवर्नमेंट ने इसको ठीक करवाया है। सो ये आपको पूछा जा सकता है। जो वहां के प्राइम मिनिस्टर है नेता हायू, उन्होंने यहाँ पर इस पूरी एक डील को ऐसा बोला है, उन्होंने ये वर्ड यूज करा है, एनॉर्मस माइलस्टोन के रूप में बोला है कि ये अगर हम ये जो हम डील साइन कर रहे हैं तो ये काफी ज्यादा अमाउंट में हमें इम्प्रूव करेगा, हमारी क्या कहते हैं उसको, रिलेशंस को एक तरीके से इम्प्रूव करेगा, है ना। अडानी ग्रुप के जो चेयरमैन है गौतम अडानी, उन्होंने यहाँ पर जो है अभी उनके ऊपर एक एलिगेशंस लगाए हैं यूएस के हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा, यहाँ पर बताया गया है। और बताया कि भाई ये तरीके से एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में बनेगा, इसराइल का काफी बड़ा टर्म है ये। और 100 साल और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जो है हाइफा पोर्ट के लिए ब्रेव इंडियन इंडियन सोल्जर्स ने काफी सारी मदद भी करी है। और उन्होंने ये बात बोली, जो प्राइम मिनिस्टर नेता है उन्होंने बोला है कि जो उनके गुड फ्रेंड है नरेंद्र मोदी, उनके साथ ये कनेक्टिविटी, ट्रांसपोर्टेशन, एयर रूट्स, ये सब जानने की कोशिश करते थे और आज वो उस चीज का सपना साकार कर पा रहे हैं। तो ये एक तरीके से आप कह लो कि ये भारत और इसराइल के बीच में टाइज इम्प्रूव जो हम कहते हैं ना, वो इम्प्रूवमेंट का एक नया सोर्स बन चुका है पोर्ट ऑफ हाइफा। क्लियर हो गया पोर्ट हाइफा? ये अगर आपको नहीं पता है तो मैं चाहूंगी कि हर स्टूडेंट इसको लिख ले। अगर मैं इसराइल की बात करूं स्पेसिफिकली, इसराइल जो है उसका, इसराइल का सबसे एक ये पोस्ट तो चलो वहां पर है ही सही तरीके से, उसके अलावा यहाँ पर ये जो है, ये इसमें एक करेक्शन कर लीजिएगा, इनको अरब्स ने नहीं, इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनवाया था, सॉरी। ठीक है, फ्लो फ्लो में मैंने अरब कह दिया, इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाया था। वहां पे इसराइल की एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे जगह है तल अवीव।
इसराइल में है, ये सिटी है जो कि वहां की काफी बड़ी एक तरीके से कह लो टेक सिटी है। जैसे भारत की टेक सिटी में बेंगलुरु हम कहते हैं ना, ऐसे वहां की एक सिटी है तेल अवीव, जो कि वहां की टेक सिटी में काम की जाती है। बाकी इसका मेन कैपिटल जो है वो अ, अभी बेसिकली आप कह लो कि जेरूसलम है, जो कि रिकॉग्नाइज की जा चुकी है, जेरूसलम। बाकी इसराइल की आपसे अगर कोई लैंग्वेज पूछ लेता है कि वहां की इसराइल की लैंग्वेज कौन सा है, इसे इजरायली लैंग्वेज भी कहते हैं और हिब्रू की भी कहते हैं। हिब्रू उसकी वहां की मेन इंपॉर्टेंट लैंग्वेज के रूप में जानी जाती है। ठीक है, इसराइल के बारे में मैं बता रही हूँ, ये कुछ इंपॉर्टेंट है। ये सारी सारी चीजें पूछी आपसे जा सकती हैं, तो इसको आप लिख लीजिएगा, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे फैक्ट्स जितने भी मैंने आपको बताए हैं ये आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हर एक फैक्ट यहाँ पर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्लियर हो गया सबको क्लास में यहाँ तक? इस तरीके से अपने नोट्स बनाते रहिए, कवर अप करते रहिए। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के करंट अफेयर्स को कवर अप करने के लिए। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।